Okay. So, ladies and gentlemen, welcome to the class. And एक चीज जो कि अच्छी एंड आई अप्रिशिएट कि आज की क्लास में स्ट्रेंथ कल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन आपने इस स्ट्रेंथ को कायम रखना है। और मैंने पहले से बता दिया कि अगर यही स्ट्रेंथ रहती है तो सिर्फ सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे जो कि क्लासेस लेते हैं, जो कि उनके एग्जाम्स देते हैं, जो उनको पास करते हैं। सॉरी टू से ये मुमकिन नहीं होगा कि आपने एक फी पे की एंड द फी इज ऑफ द सर्टिफिकेट। नो, फी इज नॉट ऑफ द सर्टिफिकेट। हम आपके एग्जाम्स के सर्टिफिकेट का डेट इज फ्री, हाँ, लेकिन फ्री फॉर दोज हु डिजर्व। इसलिए इट इज मस्ट कि आप लोग क्लासेस को अटेंड करें। ठीक है, तो आई होप के जो क्लासेस में हैं उन तक की मैसेज पहुंचा देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी आपके फ्रेंड्स ही होते हैं कि अगर क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर हमें सॉरी कहना पड़ेगा। और यही मैसेज फिर उस वक्त आपको सुनवाएंगे कि जी हमने आपको पहले बताया था कि क्लासेस नहीं लोगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट द सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको जो किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाके बिठाता है, बस वहां पे आपने प्रूफ करना है कि जी यू नो। अगर आप वहां जाके उसके सामने खामोश हो जाएं तो उस सर्टिफिकेट की कोई कदर नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप वहां पे उसको दो जवाब भी दे दें प्रॉपर तो वो समझ जाएगा कि इसको अगला और भी पता है, वो इसको ट्रस्ट कर जाएगा। तो इसलिए आप इस मौके को फायदे में कन्वर्ट करें, इस सिचुएशन को सक्सेस की तरफ अपने लेकर जाएं। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आगे से अटेंडेंस पूरी होगी। ठीक है, ओके। कहाँ है जी आपके दोस्त हुमायूं? तो आज भी पेपर है उसका। और वो जी तीसरा आपका दोस्त है, उसका क्या नाम है? इसके मेकअप के पेपर कर रहे हैं। अच्छा, तो सैटरडे संडे को होते हैं एग्जाम्स? अच्छा, तो उनको भी बता दें कि रेगुलर हो जाए। ओके, तो मुबीन मुबीन अनवर का ब्रीफ सा क्वेश्चन है कि जनाब थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। और लाजमी तो मैं हर क्लास को शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूं, तो वही दूंगा और फिर जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट वीक जिस जगह पे एंड किया था वो ये था कि मैं बार बार इस टीसीपी मॉडल को आपके सामने प्लॉट करता हूं, डिस्प्ले करता हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्दो के मॉडल्स के हिसाब से अगर हम देखें अनीस, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो ओएसआई मॉडल, नंबर 2 टीसीपी/आईपी मॉडल, नंबर 3 नेटवेयर, नोवल नेटवेयर, पूरा लिख देते हैं नोवल नेटवेयर, और आखिर में एप्पल टाक। तो इन 4 मॉडल दुनिया में मौजूद थे। इन 2 मॉडल्स ने जब देखा कि अपनी अलग मस्जिद बनाने का फायदा नहीं है और उस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो इसको जैसे कि आप लोग का भी होता है, जैसे कि बाकी लोग करते हैं वैसे ही आप भी करते हैं। जैसे अगर लेट करें कि अब चले हम ये जूम करते हैं अगला संडे तो इट विल बी रमजान, तो औरों ने रोजा रखा है आप भी रोजा रख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एज रोमन डू। तो इन्होंने अपने मॉडल्स को खत्म करके ये टीसीपी/आईपी पे शिफ्ट हो गए कि हमारे डिवाइसेस टीसीपी/आईपी मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। जबकि ओएसआई मॉडल जो है ये सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए इसके बारे में वरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसलिए जिस मॉडल को हमें सीखना है हमारे लिए मस्ट है, अगर हम नेटवर्किंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, हम नेटवर्क की कोई भी एरिया, मिसाल के तौर पर नेटवर्क ऑटोमेशन है, हमें इसका पता होना चाहिए। अगर हमें साइबर सिक्योरिटी है तो हमें इसका पता होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो उसका पता होना चाहिए, हमें नेटवर्क अटैक है
तो हमें हैकिंग है तो हमें पता होना चाहिए, हमें डिफेंस है तो हमें पता होना चाहिए। यानी जिस भी एरिया आपको नेटवर्क के साथ टच नजर आएगा उसमें आपको ये मॉडल जरूर नजर आना चाहिए। तो इस मॉडल में हमने कहा कि जनाब ये टीसीपी मॉडल 5 लेयर्स पे मुश्तमिल है। इसमें हमने कहा सबसे जो डाउन लेयर है उसको फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर होती है। ये लेयर का टर्म कोई डराने वाला नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। इस लेयर का मतलब है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। तो इसका मतलब है कि इस लेयर की अपनी फंक्शनैलिटीज हैं। लेट मी कॉल इट फंक्शनैलिटीज 1। नाउ फंक्शनैलिटीज कह रहा हूं, इट मे बी अ सिंगल फंक्शन और इट मे बी मल्टीपल फंक्शंस। इसी तरह हर एक लेयर का अपना फंक्शन है या फंक्शंस हैं। और ये फंक्शंस कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन हमें ये फंक्शंस देता है? द आंसर इज दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब है कि इन लेयर्स के ऊपर क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बात समझ आ गई मेरी? ओके। अभी किस तरह ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? हमने कहा कि जनाब अगर आपका ये लेयर है जिसका हम एम लिख देते हैं कि ये आपका मैसेज है, दैट मैसेज गोज टू द नेक्स्ट लेयर which is the transport layer, and the transport layer will append its own header with this. So these function F2 is performed by this header. ठीक है? This function is performed by this header. Now what happens when this header is added to it? It will go to the next layer. That's the reason I'm showing it by the green again. And this layer will append the network layer, which we just started yesterday. That layer will add its own header. So whatever the functionalities we will see now, these functionalities are performed by this header, or these functionalities are performed because of this header. ठीक? Then हमने देखा कि this something will be given to the next layer, and this layer will add its own header as well as trailer लेकिन मैं वो यहाँ नहीं दिखा रहा। तो at each layer you are looking at that a header is being added, and the addition of these headers is called encapsulation. Addition of these headers is called encapsulation. Now ladies and gentlemen, जब एक तरफ तो ये इनकैप्सुलेशन होती है, जब ये पैकेट वापस पहुंचेगा किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस या एंड डिवाइस पे, तो जब इस हेडर का काम कंप्लीट हो गया तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूव करते करते इसको वापस ये मैसेज उस उधर साइड पे डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन में ओपन कर दिया जाएगा। इस अमल को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। तो हर लेयर इसका मतलब है कि ऐड भी करती है और रिमूव भी करती है। क्लियर होगी मेरी बात? ऐड भी करती है और रिमूव भी करती है। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में, वीक्स में इस लेयर को एक्सप्लेन किया और बताया कि ये लेयर दो छोटी लेयर में, सब लेयर में डिवाइडेड है। जो ऊपर है इसको हम कहते हैं एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, सब लेयर, और नीचे वाले को कहते हैं मैक सब लेयर, मैक सब लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। हमने इस मैक की एक एग्जांपल भी पढ़ी, एंड दैट वाज ईथरनेट। ऑल्दो इस मैक के ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर पॉसिबल हैं। वन ऑफ देम इज ईथरनेट, द अदर वन मे बी द ब्लूटूथ। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त जो भी वॉइस, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका वॉइस तो मेरे लैपटॉप पे आ रहा है, लेकिन मेरे लैपटॉप से फिर यहां कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ब्लूटूथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी भी मौजूद हो सकती है विच इज ब्लूटूथ। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और भी हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाईफाई। क्योंकि इस वक्त मेरा लैपटॉप यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको पता है कि दूसरे एंड पे इस लैपटॉप के
इसके दूसरे एंड जो इडरॉम है, जो कि वायरलेस नेटवर्क है, although यहाँ पे आपको डिफरेंट नेटवर्क नजर आ रहे हैं, वायरस नेट भी नजर आ रहा है, सिस्को अकैड भी नजर आ रहा है, बाकी कौन कौन से हैं, बाकी क्यों नहीं नजर आ रहे, बंद है एनी हाउ। तो इनको चेक कर लिया करें आके, शायद यहाँ से एक ऑफ होगा, क्योंकि नजर एक ही आ रहा है सिस्को अकैड। कौन कौन सा, अच्छा चले फिर ठीक है, वो उसमें वो उधर है, उनके साथ हम नहीं खेलते। ये तीन नजर आना चाहिए, सिस्को सिस्को अकैड, सिस्को लैब, सिस्को एडमिन। तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे ब्लूटूथ के बाद बाद वाईफाई भी हो सकता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप इस वक्त इसके जरिए नेट से कनेक्टेड है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो सकती है। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीक्स में इस टेक्नोलॉजी को कवर किया, और ये टेक्नोलॉजी वाईफाई उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर नेटवर्क में आपको ये वाईफाई और इथरनेट नजर आता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन। अनीस कहता है वाईफाई तो नजर आ रहा है, इथरनेट तो मुझे कभी भी नजर नहीं आया। तो जेंटलमैन, यहां से लेके इस एक्सेस रूटर तक मैं वायरलेस हूं, इसके आगे तो ये स्विच लगा हुआ है, इसके मतलब आगे तो सारा का सारा ईथरनेट है, आगे तो सारा का सारा ईथरनेट है। तो इसका मतलब है कि हमें ये दोनों आना जरूरी है। तो ये दूसरा वाईफाई जो है, इसको हम अगले कोर्स स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल्स में कवर करेंगे। बात समझ आ गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब डेटा लिंक लेयर अपना काम कर लेती है, तो वो किसको देती है, नेटवर्क लेयर को। या जब ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर हम ये यहां से जूम करेंगे हमारे सोर्स के एंड से, तो एप्लीकेशन अपना डेटा किसको दे देती है, ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट किसको दे देती है, नेटवर्क को। तो नेटवर्क जो काम करता है, हमने कल इस पे अपना काम शुरू किया, और हमने कहा कि सबसे पहला टॉपिक जो 8.1 था, वो ये था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लेयर की, इस नेटवर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने कहा था कल कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये एड्रेस देता है, ये नाम देता है। किसी भी डिवाइस को जिसने नेटवर्क पे कनेक्ट होना है, उसका एक यूनिक नाम होना जरूरी है, और वो नाम है इसका, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और हमने कल देखा, जिसको आज हम फर्दर आगे देखेंगे, कि ये एड्रेस आईपी वर्जन 4 का भी हो सकता है, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है, और ये आईपी वर्जन 6 का भी हो सकता है। मोर डिटेल्स ये चैप्टर 8 है, ये चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे डिटेल्स। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये IPv6 IPv4 का एक 32 बिट का एड्रेस है, और IPv6 का 128 बिट का एक एड्रेस। देयर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी। सर वर्जन 6 और का मतलब क्या है? ओके, तो मुबीन, मतलब ये है कि कल भी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपके लिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन फर्दर देता हूं। अगर मैं यहां लिखूं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, और यहां पे मैं लिखूं NS लुकअप, कल भी एक एग्जांपल दी थी, डिटेल आपको लेक्चर की उसमें भी मिल जाएगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं मिसाल के तौर पे www.siemens, एक कंपनी का नाम है, जर्मन कंपनी है, siemens.com। और इसको जब मैं इंटर करता हूं, तो जेंटलमैन मुझे नजर आ रहा है कि इस कंपनी के जो डोमेन नेम सर्विस के एथोराइज सर्वर्स हैं, उनके एड्रेसेस कुछ तो आईपी वर्जन 4 में है, ये 4 आपको नजर आ रहे हैं, और बाकी मांदा जो हैं 8, वो आपको IPv6 के नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी नोड को आप चाहें तो IPv4 से रिप्रेजेंट कर दें, और चाहें तो IPv6 से रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि IPv4 एड्रेसेस अब दुनिया में खत्म हो चुके हैं। खत्म से ये मुराद नहीं कि आप कहेंगे तो नजर आ रहा है मुझे, एड्रेस तो हैं। खत्म का मतलब नए एड्रेसेस और नहीं है। यानी कल अगर मिसाल के तौर पे अनीस अपनी कंपनी बनाता है और कहता है जी मुझे नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस बगैर नेटवर्क के मुमकिन ही नहीं है। तो लाजमी तौर पे उसको आईपी चाहिए, तो उसको कभी भी IPv4 एड्रेस नहीं मिलेगा।
उसको IPv6 एड्रेस पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि आपके जो वो मोस्टली जो पुराने डिवाइसेस हैं जो काम कर रहे हैं वो IPv4 पे हैं, और जो नए आ रहे हैं वो IPv6 पे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता IPv6 की तादाद बढ़ती जा रही है, और IPv6 की तो अपनी जगह खड़ी है क्योंकि वो और नए है ही नहीं। अब बात समझ आ गई मुबीन को? ओके, ओके जी, ओके। तो जैसे मैंने कहा, तो एक इसका इसका काम, इस लेयर का काम यह है कि एड्रेस दे। दूसरा काम जो है, जिसे मैंने अभी बताया, कि ये इनकैप्सुलेशन करेगा, हेडर ऐड करेगा। समथिंग इन द चैट। ओके, नाइस। तो मुबीन दूसरा काम इसका ही कि अपना हेडर ऐड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। अब हेडर में क्या है वो आज हम देखेंगे। हेडर में क्या है वो आज हम देखेंगे। इसी तरह अगर इसने हेडर लगाया है तो रिमूव कौन करेगा, यही करेगा। तो इसका मतलब ये डी इनकैप्सुलेशन भी इसका ही काम है, डी इनकैप्सुलेशन भी इसी का काम है। इसके अलावा हमने देखा कि का काम क्या है, कि ये कनेक्शनलेस है, ये कनेक्शनलेस है। यानी इसका मतलब मैंने एग्जांपल कल ये लेक्चर में ये दी थी कि ये बिल्कुल उस तरह जैसे आपका पोस्टल सर्विस, क्या आप पोस्टल सर्विस में जाके खत डाल दें लेटर बॉक्स में, और चाहे आप उसके ऊपर एड्रेस लिख दें, किसी मुर्दे का एड्रेस लिख दें, उसके कब्रिस्तान का एड्रेस लिख दें, लेकिन आपको पोस्टल सर्विस कभी भी रोकेगी नहीं। वो कोशिश करेगी कि वहां तक वो पहुंचाए और देखेगी कि यहां तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब कि उन्होंने कनेक्शन नहीं बनाया, चेक नहीं किया कि डेस्टिनेशन या दरमियान में रिसोर्सेज हैं भी के, इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं। तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं कनेक्शनलेस। फिर हमने कहा कि ये आईपी जो है, ये नेटवर्क लेयर जो है, ये बेस्ट एफर्ट पे काम करती है, यानी गारंटी नहीं देती किसी चीज की, अपनी तरफ से कोशिश करती है। जैसे कि आप किसी को कहते हैं कि जी दाकार बूशी, तो आपको कहता है कि जी कोशिश को कब, इसका मतलब कहता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो गुड, ना हुआ तो खफा मत होना। तो बस आईपी भी इसी तरह, नेटवर्क लेयर भी इस तरह काम करती है कि ये बेस्ट एफर्ट पे काम करती है। ठीक है, इस क्योंकि ये बेस्ट एफर्ट है इसलिए हम कहते हैं कि ये अनरिलायबल है, ये अनरिलायबल है, ये कोई रिलायबिलिटी नहीं देता, कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी चीज को वाकई में पहुंचाऊंगा। पहुंच गया तो गुड, ना पहुंचे तो खफा नहीं होना, क्योंकि ये किसी और लेयर का फंक्शन है, क्योंकि अभी हमने कहा हर लेयर का अपने फंक्शन हैं, तो ये दूसरों के फंक्शन अपने जिम्मे नहीं लेता। फिर हमने आखिरी बात कल ये की थी कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। यानी कहने का मकसद ये है कि किसी भी मीडियम पे जाना हो, आईपी को कोई इसका तल्लक नहीं है। और ये अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को कई चीजें बताई नहीं है, जैसे उसकी तकदीर। अगर उसको ये पता होता कि जी बाहर जाऊंगा और मुझे कोई मारेगा, उसको अगर पता होता कि मैं बाहर जाऊंगा और मुझे मर जाऊंगा, तो वो तो उसे 10 दिन पहले ही मरना शुरू हो जाता। तो इसी तरह आईपी को भी नहीं पता होता कि जिस मीडियम पे उसने जाना है, क्या वो वायरलेस होगा, यानी एयर होगा, वाटर होगा, कॉपर होगा, फाइबर होगा, या रास्ते में बदलता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रास्ते में हमारा ये मीडिया बदलता रहता है। जैसे अगर मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल दूं मुबीन, तो आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरा लैपटॉप जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब कि एयर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जिसे मैंने अनीस को बताया कि ये सिर्फ मल्टी, जो मेरा यहाँ पे एक्सेस रूटर लगा है वहां तक ये वाईफाई है, यानी वायरलेस है, उसके आगे तो फिर कॉपर है। लेकिन जो ही आपका, एनी क्वेश्चन, आप जो ही कॉपर को देखो, तो इस स्विच के ऊपर ही आपके जेसी एकेडमी के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको एक येलो कलर की तार नजर आ रही है, राइट साइड पे येलो कलर की तार नजर आ रही है। ये येलो कलर की तार जो है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी ऑप्टिकल फाइबर। इसके मतलब इसके बाद आप ऑप्टिकल फाइबर में चले गए हो, तो इसका मतलब आपका मीडिया तो बदलता जा रहा है। तो अगर आईपी किसी खास मीडियम के लिए होता तो मसला होता कि भाई ये तो मीडियम बदल गया, अब तो ये काम नहीं करता। तो इसलिए इसको मीडिया इंडिपेंडेंट रखा गया कि मीडिया इस पे डिपेंड नहीं करता, जो भी मीडिया है इट डजेंट मैटर। क्लियर है जी? तो कल के लेक्चर में
हमने ये चीजें पढ़ी। अगर इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज करें। Any online student, is there any question? Although the number has started decreasing, we have Fatma, Harim, Khizar, Mubin, Suleiman, Nurul Haq, Savera, Zarwa, Tehreem। चलिए वापस 10 हो गए हैं। गुड, क्लियर, ओके जी, जरवा एंड कंपनी। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है आईपी वर्जन 4 पैकेट। इसका मतलब है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो नेटवर्क लेयर है ये IPv4 पे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ओके, तो कहता है कि जी आईपी, जैसे मैंने कहा, जब वो कहते हैं IPv4 पैकेट, इसका मतलब है कि IPv4 पैकेट का हेडर डिस्कस करना मकसद है। ऊपर की लेयर से जो चीज आई है उसके साथ हमारा कोई तल्लक, वो जो भी है, चाहे वो गार्बेज है, वी डोंट केयर। हमारा काम है कि हम अपना काम को अच्छी तरीके से करें, यानी कि अपना हेडर 20 बाइट्स का हेडर, उसके साथ हरीम क्या कर दें, अपेंड कर दें। ऐड नहीं लफ्ज इस्तेमाल करता मैं, अपेंड है, यानी उसके साथ हमने सिर्फ अटैच कर दिया है। इज इट क्लियर हरीम? I am asking because Harim is already a graduate, electrical graduate, तो उसने ये सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं। तो whether it is making more sense to you, yeah, it is the duplicate of whatever you did in your bachelor. Shabash, what is your comment? Okay, till the we get some response from her, हम कहने का क्या है, IPv4 is the primary communication protocol, लेकिन अब टाइम के साथ साथ IPv6 ने, जैसे अभी आपने देखा, IPv6 ने भी अपनी जगह बना दी। बल्कि मुझे याद है जब 20 साल पहले मैं ये चीजें पढ़ रहा था या मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो मेरा टीचर कहा करता था कि IPv4 का ओशन है। ओशन तो समझते हो ना, ओशन है, और उसके अंदर IPv6 के आइलैंड्स हैं, यानी कि IPv6 कम है, IPv4 ज्यादा है। लेकिन अब जमाना बदलता जा रहा है, अब तकरीबन IPv6 ओशन बनता जा रहा है, और IPv4 उसके अंदर, यानी कि IPv4 कम हुआ लेकिन ये बढ़ गया, उसकी वजह से ये ओशन बन गया और वो उसके अंदर आइलैंड्स के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर होगी मेरी बात? तो हमने क्या पढ़ना है, द नेटवर्क हेडर हैज मेनी पर्पसेस। क्या क्या पर्पसेस हैं? इट इंश्योर्स द पैकेट इज सेंट इन द करेक्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये डेस्टिनेशन का एड्रेस ये देता है। अभी मैंने कहा था एड्रेस, तो सोर्स को भी एड्रेस इसने दिया, डेस्टिनेशन को भी इसने दिया, इंटरमीडिएट डिवाइसेस को भी एड्रेस इसी ने दिया। अगर ये ना देता तो फिर हम एक पैकेट, मिसाल तौर पे इस वक्त मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, zoom.us कल आपने देखा था। अब zoom.us कहाँ है हमें क्या पता, तो अगर हमें नहीं पता तो हम यहां पे आके जी, यहाँ पे आके whois.com पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, जूम, zoom.us, zoom.us, और इसको सर्च में दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जी कहाँ है ये zoom.us, अभी पता चल जाएगा। इतना पता है कि इसको रजिस्टर किसने किया है, इसका रजिस्ट्रार मार्क है और कंपनी है, और ये है जी इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन का, जूम वीडियो कम्युनिकेशन, और किस स्ट्रीट में है, इस स्ट्रीट में है, किस सिटी में है, सैन जोस में है, स्टेट क्या है, कैलिफोर्निया है, पोस्टल कोड क्या है, कंट्री क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, सारी चीजें आपको दिखाई। तो कम से कम जो मैं बार बार कहता हूं कि ये यूएस में है, तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि वाकई ये यूएस में, कैलिफोर्निया में, सैन जोस में, इस शहर में और इस स्ट्रीट में, इस स्ट्रीट में मौजूद है। क्लियर?
ठीक है, ओके। अगर ये क्लियर है तो ये डायरेक्शन मुझे कौन बता रहा है? मुझे ये डेस्टिनेशन का एड्रेस बता रहा है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं जरा www, यही कर लेते हैं, www.zoom.us, और सॉरी पिंग साथ देना है, पिंग। तो ये देखिए मुझे आईपी एड्रेस इसका मिल गया। ये इसका आईपी है 172.114.52.2। ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि किधर जाना है। तो ये डायरेक्शन मुझे किसने दिया? नेटवर्क लेयर ने दिया। ये नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन अभी आप देखेंगे। ठीक है, पहली बात, इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क लेयर प्रोसेसिंग इन वेरियस फील्ड। तो अभी देखेंगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं इसमें, क्या क्या उनका, हर चीज का मकसद आपको आना चाहिए। फिर कहते हैं इंफॉर्मेशन द हेडर इज यूज्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस। जितने भी लेयर 3 के डिवाइसेस हैं वो इसके पैकेट को पढ़ेंगे, चाहे वो राउटर है, चाहे वो मल्टीलेयर स्विच है, चाहे कोई और डिवाइस है, चाहे वो एंड डिवाइसेस है, क्योंकि एंड डिवाइसेस में भी तमाम लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती हैं, फिजिकल भी, डेटा लिंक भी, नेटवर्क भी, ट्रांसपोर्ट भी, एप्लीकेशन भी। तो वहां भी नेटवर्क लेयर है। तो तमाम वो डिवाइसेस जो कि नेटवर्क लेयर तक या उससे ऊपर तक जाते हैं वो इसको समझेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिस्मिल्लाह करते हैं विद दिस। और इसके मैंने आपसे पहले कहा कि इसको मैं जरा बड़ा करता हूं ताकि स्पेशली ऑनलाइन वालों को नजर आए स्क्रीन पे। ये है जेंटलमैन इसका 20 बाइट का हेडर। ये है इसके, अब आप कहेंगे 20 बाइट कैसे? एक तो मैं ये कह सकता हूं कि जी ये लिखा हुआ है एक शहादत, लेकिन असल में क्या है, आप देख रहे हो कि हर एक लाइन जो है वो कितने बाइट्स की है? 1 2 3 4। तो अगर ये 4 बाइट्स हैं तो ये 8 बाइट्स हो गए, ये 12 बाइट्स हो गए, ये 16 बाइट्स हो गए, और ये 20 बाइट हो गए। इसलिए यहां पे लिखा गया है 20 बाइट्स। इसलिए यहां लिखा गया है 20 बाइट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 4 बाइट्स को हम मोस्टली वन वर्ड भी कहते हैं। हम इसको वन वर्ड भी कहते हैं, W वर्ड। यानी ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, और ये 5वां वर्ड। तो इसका साइज अगर आप 5 वर्ड भी कह दो या 20 बाइट्स भी कह दो, कोई गलत नहीं। और अगर आप 160 बिट भी कह दो तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब और हर एक वर्ड कितने, हर एक वर्ड 4 बाइट्स का है। हर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, हर एक वर्ड 4 बाइट्स का। ओके ओके। अब आते हैं जनाब इसकी हर एक फील्ड को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले 4 बिट्स में ही इसका वर्जन है। क्या मतलब है? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक आपका पैकेट IPv4 भी बना सकता है, IPv6 भी बना सकता है, बना सकता है ना। अब लेकिन दो के हमें इस वक्त अगले कई डिकेड में नजर नहीं आ रहा कि हमें और आईपी की जरूरत होगी, वर्जन की जरूरत होगी। क्यों? उसका जवाब दूंगा। यह भी जवाब दूंगा कि जब IPv4 था तो IPv6 में क्यों गए, जब IPv4 मौजूद था तो IPv6 में क्यों गए, इसका जवाब भी दूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपका सिस्टम उसको इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीट करे या इसके मुताबिक ट्रीट करे, उसको बताना पड़ेगा कि जेंटलमैन मेरा ये पैकेट IPv4 के मुताबिक ट्रीट करो। तो कहां बताऊंगा? यहां बताऊंगा, वर्जन में बताऊंगा। कुछ बात समझ आ रही?
और क्या लिखा होगा इस वर्जन में, 4 बिट्स हैं। तो अगर यहां पे लिखा हुआ हो 0010, व्हाट इट मीन्स 4, 0100 इज इक्वल टू 4। और अगर यहां लिखा हो 0110, क्या इट इज इक्वल टू बाइनरी है ना। बाइनरी को क्या आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता, तो सर देख लें। 6। वेरी गुड, 6। इसको करने का तरीका ये है कि आप पहली डिजिट को 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे डिजिट को 2 पावर 1 से। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये पूछा गया ड्यूरिंग दिस शॉर्ट ब्रेक कि IPv4 और IPv6 का फर्क समझ नहीं आया। although कि हमने उसका फर्क अभी तक बताया भी नहीं डिटेल में, लेकिन एक ब्रीफ बताना मकसद है, क्योंकि मुबीन एटलीस्ट जो है वो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ही इज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट नहीं, इज ए ग्रेजुएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो कंप्यूटर साइंस वालों को पता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 बिट्स हो, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, एंड द आंसर इज 2 पावर 3, which is 8. And if you look at here, I can prove it as well. I can write here 0 1 0 1 0 1, एक दो और चाहिए होंगे, इसको रब कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 0 1, देन 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1। तो क्या मुबीन इसके अलावा कोई 3 बिट से, अगर मेरे पास तीन बिट्स हैं, तो इन 8 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसी ऑप्शन जो मुझसे मिस हो गई हो, आप मुझे बता सकते हैं? तो मेरे ख्याल से मुबीन हमारे साथ ही है, वो कहेगा नहीं, बस ये है कि क्या तो 000 होगा, या 111 होगा, 110 होगा, 010 होगा, 100 होगा, वगैरह वगैरह। यही 8 है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0 to 7। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो इट इज 0 to 7, सॉरी 0 to 15, 0 to 15। इसी तरह अगर हमारे 0 1 2 3 4 5 7, जी बिल्कुल 0 to 7। अब अगर 4 बिट्स होते तो मेरे पास 2 पावर 4 यानी 16 ऑप्शंस होती, कॉम्बिनेशंस होती। इसी तरह अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं, तो कल हमने इस पर डिस्कशन की कि इसका मतलब मेरे पास 2 पावर 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एंड दिस 2 पावर 32 को अगर आप अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके देखें, तो यू विल फाइंड कि इसका नंबर बनता है 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने शायद जिस वक्त ये नेटवर्क बन रहा था, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी तादाद जो है वो बिलियंस में, नोड्स की तादाद जिनको एड्रेस चाहिए, हर डिवाइस को एड्रेस चाहिए। जैसे हर एक शख्स जब पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ही आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इनका कोई ना कोई नाम है। यहाँ पे यूनिक होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फातिमा के साथ एक और फातिमा भी हो सकती थी, लेकिन नेटवर्क्स में इट मस्ट बी ए यूनिक नेम, ठीक। और यहाँ पे इन नेम्स का लेंथ बराबर होना भी जरूरी नहीं है। देखिए सलमान का लेंथ सबसे ज्यादा है, मोहम्मद सलेमान, लेकिन औरों का अगर देखें मिसाल तो जरवा तो सबसे शॉर्ट नेम है उसका, जरवा का नेम सबसे शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये हमारे नॉर्मल नेम्स में, एड्रेस में, इन अदर वर्ड्स नेम इज एन एड्रेस, हमारे सेम लेंथ होना जरूरी नहीं, लेकिन कंप्यूटर्स में हमारे लिए, क्योंकि हमने बफर उसके लिए लोकेट करना होता है, हमें मेमोरी उसके लिए लोकेट करनी होती है, हमें उसके सेम लेंथ में जाना पड़ता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट जी। ओके, तो जेंटलमैन यहां पे इसका मतलब है कि 4.3 मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो 4.3 बिलियन डिवाइसेस से ज्यादा मुमकिन है ही नहीं एज पर दिस रिक्वायरमेंट।
लेकिन डिवाइसेस तो हमारे पास 20 बिलियन 21 बिलियन से भी ज्यादा है, और ये तादाद एक्सपेक्टेड ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड में रीच टू 50 बिलियन। तो इसका मतलब औरों को तो हम नाम नहीं दे सकते, इन्हें एड्रेस नहीं दे सकते। दैट द रीजन वी क्लोज दिस चैप्टर एंड वी वेंट फॉर ए न्यू सिस्टम which is IPv6, where the address length is of 128 bits. And if there are 128 bits, it means I have 2 power 128 different combination. इसका मतलब है कि I have 3.4 into 10 is power 38 different addresses. You understand? बिलियन का मतलब है 10 is power 9. तो इवन अगर 10 is power 9 से 10 is power 10 हो जाए तो 10 टाइम मोर, अगर 10 is power 10 से 11 हो जाए तो 100 टाइम मोर। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 10 is power 9 which is बिलियन which is अरब, इसके मुकाबले में 10 is power 38 is a very big number. So that's the reason इसलिए मैंने शुरू में कहा कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये एड्रेसेस स्पेस एग्जॉस्ट नहीं होगी। हम इसका सिर्फ एक पार्ट अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम 10 चैप्टर में फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, और दे आर इनफ फॉर अस। अगर ये इस डिकेड के आखिर में इवन इफ इट बिकम 50 बिलियन तो क्या 80 बिलियन भी, 30 बिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, जंप कह रहा हूं, अगर वो भी है तो वी डोंट केयर, वी हैव द एड्रेसेस फॉर दिस। So this is the major difference between IPv4 and IPv6. Mubin, do you got the answer? Okay, nice. तो we continue जी। तो हमने पहली बात जो की आज के लेक्चर के दौरान वो ये की कि जनाब सबसे पहला IPv4 का जो फील्ड है उसको कहते हैं वर्जन, और वो सिस्टम को ये बताती है कि इसके मुताबिक आपने इसको प्रोसेस करना। अगर 4 लिखा है तो 4 के मुताबिक होगा, और 4 के मुताबिक का मतलब ये है कि फिर इसके मुताबिक होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर 6 है तो फिर अभी कुछ देर में बताऊंगा कि 6 है तो क्या है। फिर वो 20 बाइट्स नहीं होंगे, वो 40 बाइट्स होंगे। कितने बाइट्स होंगे? 40 बाइट्स। ये भी बताता चलूं कि 20 बाइट्स बाय डिफॉल्ट है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने ज्यादा हो सकते हैं वो भी अभी आपके सामने रखता हूं। क्लियर? अब क्वेश्चन जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जनाब मेरी वर्जन जो है वो 4 है, 4 का मतलब अभी आपने बताया कि 0010 01011 सॉरी 0100 तो अगर यहाँ पे 0100 लिखा हुआ है तो आपका सिस्टम उसको पढ़ के ये समझ जाएगा कि इसके आगे जो कुछ भी है दैट बिलोंग्स टू IP वर्जन 4। इसका मतलब दैट नेवर बी गिवन टू IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल। बात समझ में आ गई? गुड। उसके बाद अगले 4 बिट्स दैट इज कॉल्ड इंटरनेट हेडर लेंथ। जेंटलमैन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ये 4 बिट्स हैं, तो आप लोगों ने अभी मेरी करेक्शन की थी कुछ देर पहले कि अगर 4 बिट्स हो तो द रेंज इज फ्रॉम 0 to 15। द रेंज इज फ्रॉम 0 to starting from 0000 ending at 1111। सो इसका मतलब है इस फील्ड में 0 से 15 तक कुछ भी लिखा जा सकता है। अब मैंने कहा मिनिमम जो है वो तो 5 है। कितने वर्ड हैं? 5। क्योंकि इसका एक और भी, क्योंकि हेडर का लेंथ है, मेरा हेडर का लेंथ तो 20 बाइट्स है, अनीस मेरे हेडर का लेंथ तो 20 है, और यहां पे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 15। इसका मतलब ये वैल्यू तो इसमें आ ही नहीं सकती 20, और मैं कह रहा हूं 20 मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन 20 से कम नहीं हो सकता। यही कहा ना? तो इसका मतलब फिर तो ये हमने गलत डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हम इसको बाइट्स में नहीं काउंट करते, वर्ड्स में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? तो यहां पे हम लिख देते हैं मोस्टली 5, जो कि हमें बताता है कि हमारे हेडर का लेंथ 5 वर्ड्स है। इसका मतलब है 5 into 4 20 बाइट्स। क्लियर होगी मेरी बात?
अब आपका सवाल ये होगा कि बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि हेडर लेंथ फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो फिर शायद बताने की जरूरत नहीं थी। देखिए ना, आपके ग्रेड्स आते हैं एग्जाम के बाद, तो क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि वो फिक्स नहीं है, इसलिए आपको बताया जाता है। अगर वो फिक्स होता है कि जी सबका ए है, तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं, जब एग्जाम होता और उसके बाद कहते हैं जी सबका ए है, आगे चलेंगे। कोई स्टूडेंट पूछने भी ना आता कि जी मेरा ग्रेड क्या है, भाई आपको पता है आपका ए है। इसलिए आते हैं कि ये वेरिएबल है। तो क्योंकि ये भी, और अभी आपने देखा, अगर कल मैं आपसे पूछ दूं कि हेडर लेंथ कितने तक जा सकता है, तो आप कहेंगे जी 15 बाइट वर्ड तक जा सकता है। इसका मतलब कि 15 × 4, इसका मतलब 60 बाइट्स तक हो सकता है। इसका मतलब मिनिमम 20, मैक्सिमम 60। लेकिन इंक्रीज का स्टेप 4 है, यानी या तो 20 होगा, या 24 होगा, या 28 होगा, या 32 होगा, या 36 होगा, एंड सो ऑन। क्योंकि हर एक वर्ड 4 बाइट्स का है। आप ये नहीं कर सकते कि एक वर्ड पे 2 बाइट रख लो और 2 छोड़ दो। अगर 2 नहीं भी हैं तो उसको पैड करके, एक्स्ट्रा बिट से ऐड करके उसको 4 बाइट के इक्वल बनाओ। लेकिन मोस्टली 99% से भी अबव यू विल फाइंड दीज 5 वर्ड्स। क्लियर हो गई यहां बात? इसलिए ये आपका हेडर लेंथ काम करता है। फिर क्या है अगले? पूरा बाइट यानी 8 बिट्स। पूरा 8 बिट्स इज द डीएस। डीएस स्टैंड फॉर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डीएस स्टैंड फॉर डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ठीक है। इस डिफरेंशिएटेड सर्विस का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब होता है हर एक को अलग अलग प्रायोरिटी देना। हर एक को अलग अलग प्रायोरिटी देना। क्लियर हो मेरी बात? हर एक को अलग अलग प्रायोरिटी देना। किसको? ट्रैफिक को। किसको प्रायोरिटी देना? ट्रैफिक को। क्योंकि मैं बार बार ये बता चुका हूं मुबीन कि आपका इंटरनेट एक ऐसा अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक तरह की ट्रैफिक नहीं जा रही। यहाँ पे वॉइस भी जा रहा है, यहाँ पे वीडियो भी जा रही है, यहाँ पे स्ट्रीमिंग वीडियो भी जा रही है, यहाँ पे वीडियो ऑन डिमांड भी मौजूद है, यहाँ पे वेब भी मौजूद है, यहाँ पे फाइल अपलोड डाउनलोड एफटीपी भी मौजूद है, यहाँ पे एसएमटीपी भी मौजूद है, यहाँ पे ईमेल भी मौजूद है, और जो आप सोचें यहाँ पे स्काइपी भी मौजूद है, यहाँ पे व्हाट्सएप भी मौजूद है। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ऐसा ही है ना? क्या सबकी प्रायोरिटी एक होनी चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों नहीं एक होनी चाहिए? क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जैसे देखे ना, आप बैंक में जाते हैं और वहां पे आजकल तो ये ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप बिल के पे करने के लिए तकरीबन हर महीने उस क्यू में जाके खड़े होते थे, और क्यू में खड़े होके देखते थे कि बाज आता था और डायरेक्टली सबके आगे जाके कहता था दा वाला। क्यों? वो कहता है जी मैनेजर में दोस्त दे, यार मेरे। इसका मतलब है कि वो कहता है मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, आप क्यू में खड़े रहो, मैं सबसे आगे जाके ये पे करके जा रहा हूँ। बल्कि मैनेजर के ऑफिस में जाके बैठ के कहता चेयर आवड़ा, और साथ ही उसको कहता था कैशियर तो ये दावर का जमा दी। तो व्हाट इज दिस इज द प्रायोरिटी। ठीक है ना जी? तो यहां पर भी हर ट्रैफिक की अलग प्रायोरिटी हो सकती है। तो यहां पे आप इस डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट में ये 6 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस ट्रैफिक को कौन सी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये भी आपको बताता चलूं
कि ये फीचर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता है, तो सही, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। अनीस कहता है क्यों नहीं इस्तेमाल होता? आंसर ये है मुबीन, इसलिए नहीं इस्तेमाल होता कि तमाम राउटर, जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंट भी किया कि हम अगर मिसाल के तौर पे जूम तक जा रहे थे तो रास्ते में 14 हॉप से, यानी 14 डिवाइस से गुजर के जा रहे थे, 14 राउटर से गुजर के जा रहे थे फॉर एग्जाम्पल। तो आंसर ये है कि इसका मतलब या तो सारे के सारे 14 डिवाइसेस इस कोड को समझें, यानी कि स्टैंडर्ड हो कि भाई कोड अगर 6 बिट्स हैं, ऑल जीरोज में क्या है, 0 और 5 जीरोज और 1 है तो क्या है, 4 जीरो 1 0 है तो क्या है, या तो सारे डिफाइन हो, जो कि डिफाइन नहीं है। इसलिए क्योंकि तमाम डिवाइसेस नहीं समझते, इसलिए ये वाला मामला काम में नहीं आ रहा। लेकिन फीचर है, अगर कल कोई चाहे कि जी एक स्टैंडर्ड ले आए कि जी दुनिया के तमाम राउटर समझें कि अगर ऑल जीरोस हैं तो इट इज वॉइस, अगर 5 जीरोस 1 है तो इट इज फॉर एग्जांपल वेब, तो फिर उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि तमाम राउटर्स तमाम स्टैंडर्ड नहीं है, तमाम मशीन एग्री नहीं है इसके ऊपर, इसलिए वो इस फील्ड को देखती हैं, गुजार देती हैं, इंप्लीमेंटेशन इसकी कोई नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? ओके। देन है इसके बाद 2 बिट का एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, सबसे पहले ये बताऊं कि कंजेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बताऊं, क्यों नोटिफिकेशन तो बाद में समझ आएगी, पहले हम ये तो समझ लें। ओके, तो समी, हमने कहा कि कंजेशन किसे कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इंटरनेट में कंजेशन किसे कहते हैं। आंसर ये है कि कंजेशन जब आपका हर डिवाइस का कोई ना कोई बफर होता है, हर डिवाइस का कोई ना कोई बफर होता है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो एंड डिवाइस है, चाहे वो राउटर है, फायरवॉल है, कोई भी डिवाइस है, उसके बफर्स होते हैं जिनमें चीजें स्टोर होती हैं टेम्पररी। अब जब आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो फिर समी एग्री करेगा कि अगर ये बफर है तो ये इनफाइनाइट साइज का है कि फाइनाइट साइज का है? क्या ख्याल है? हर बफर फाइनाइट है, ठीक है ना जी? हर बफर फाइनाइट साइज का है, मे बी 10 MB, कुछ भी। तो अगर इसमें ट्रैफिक आ रही है तो चाहिए कि वो ट्रैफिक आगे उसी पेस से जाती रहे, तो बफर कभी भी फुल नहीं होगा, अच्छी बात। लेकिन अगर अगर आगे ट्रैफिक नहीं जा रही या कम जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये बफर भरना शुरू हो जाएगा, फुल होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये बफर कंप्लीटली फुल हो जाए और जो बाकी ट्रैफिक आ रही है उसके लिए जगह ना हो, तो जगह नहीं होगी तो क्या होगा इस ट्रैफिक के साथ? ड्रॉप हो जाएगी। ये देखिए ना, आसान सी बात, आप एक बकेट ले लें और उसमें पानी डालते जाएं तो वो भरते जाएगा क्योंकि उसमें एग्जिट नहीं है। चले आप एज्यूम कर लें कि उस बकेट में छोटी सी आप सुराख भी कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी उसमें से निकलता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें आता जाएगा। लाजमी तौर पर एक वक्त आएगा कि बाल्टी भर जाएगी, ठीक है, बाल्टी भर जाएगी। ओके, बाल्टी भर जाएगी, और जब बाल्टी भर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि बाल्टी भर जाने के बाद और पानी जब आएगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा। इस अमल को कहते हैं कंजेशन। क्या कहते हैं? कंजेशन। समझ आ गई कंजेशन? अब अगर मिसाल के तौर पे एक राउटर है, वो देख रहा है कि मेरी 70% बफर फुल हो चुका है, इसका मतलब अगर इसी पेज से मुझे पीछे से ट्रैफिक आती गई तो बड़ी जल्दी मैं कंजेशन में चला जाऊंगा।
कंजेशन में चला जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो इन दो बिट्स को सेट कर देता है फॉर दी, क्योंकि वो वापस इसको जवाब नहीं दे सकता जिसमें उसको ट्रैफिक भेज रहा है। वो सोर्स को बताता है, सॉरी डेस्टिनेशन को बताता है कि तुम्हारा जो सोर्स है इसको तो लक पर मजा, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, कम भेजो, मेरे पास जगह नहीं है। तो फिर सोर्स उसको, डेस्टिनेशन सॉरी, डेस्टिनेशन जो है वो सोर्स को कहेगी इस दो बिट्स में स्लो डाउन योर द अमाउंट विच यू आर सेंडिंग, स्लो डाउन। रास्ते में कोई जो डिवाइस है वो कह रहा है मैं इसको भेजने के काबिल नहीं हूंगा। तो यूं आपने क्या कर दिया, जब वो स्लो हो जाएगा तो मेरा बफर आहिस्ता आहिस्ता जो भरता जा रहा था, कम से कम वो फर्दर भरेगा नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता में भी फूल होता जाए, यानी कि खाली होता जाना शुरू हो जाए। जब शुरू हो जाए फिर मैं कह सकता हूं भेजो। तो इसका मैंने क्या किया, मैंने पहले से बता दिया, नोटिफाई कर दिया कि जी मेरे में सलाहियत जो थी पैकेट्स को, बाइट्स को स्टोर करने की टेम्पररी, वो खत्म होने वाली है। अगर फिर भी भेजोगे भेजो, मैं भी ड्रॉप करूंगा, मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैं अपना बफर नहीं बढ़ा सकता, बफर इज फिक्स, हार्डवेयर है, नहीं फिक्स नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो वो अवाम को पहले से बता देते अपने खर्चात कम करो, नहीं करोगे तो मिलना बंद हो जाएंगे, फिर उसको खफा होगे। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो ये है सर काम ये आप। सर ये डेस्टिनेशन हमारे पास सोर्स को बताएगा कि जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। जी बिल्कुल, हमने पहले मुबीन जो राउटर था, या तो एक तरीका ये था कि वो अपने पिछले वालों को बताता, सोर्स को कहता, वो इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि पैकेट तो जा रहा है, वो इन दो बिट को सेट कर देता है। और इससे डेस्टिनेशन को ये पता चल जाता है कि पैकेट तो आ गया है मेरे पास, लेकिन अगले पैकेट्स ड्रॉप होने का खतरा है। इसका मतलब है कि वो अपने लाजमी तौर पर उसने मोस्टली एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, उसने एक्नॉलेजमेंट देनी होती है डेस्टिनेशन को, सोर्स को। तो उसमें वो बता देता है कि जनाब आपके पैकेट तो मिल गया है, लेकिन अगलों के लिए थोड़ा सा गुजारा करो। ठीक है मुबीन। ठीक है सर। उसके बाद इज दी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का क्या मतलब है, टोटल लेंथ का मतलब है आपका हेडर का लेंथ, एच एल हेडर लेंथ, जिसको आपने पहले से बता दिया हुआ है, प्लस दी पेलोड, पेलोड लेंथ, पेलोड लेंथ। इसके आगे फिर ये अगर हेडर है, जैसे आपने देखा कि हर एक का जो ऊपर से डेटा आता है उसके साथ आपका हेडर लगता है, तो हेडर का लेंथ तो आपने यहां बता दिया कि 5 वर्ड्स है, लेकिन उसके साथ पेलोड कितना है, ये पेलोड कितना है, वो आप या इन दोनों का सम आप यहां पे लिख देते हो, टोटल लेंथ, ताकि आपकी मशीन को जब ये मिले पैकेट तो उसको पता हो कि कहां तक हेडर है और उसके आगे कहां तक पेलोड है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट इट बी, और ये भी याद रखो एक और मजेदार बात, कि नाउ दिस इज नॉट इन वर्ड्स, दिस इज इन बाइट्स। क्यों, क्योंकि यू हैव 16 बिट्स, 16 बिट्स एज यू कैन सी हियर, 16 बिट्स, 8 बिट्स यहां, 8 बिट्स यहां, टोटल इज 16, एंड 2 पावर 16 इज 65,535। इसका मतलब है कि आपका टोटल लेंथ 65,000 किलो बाइट्स तक हो सकता है। उसमें 20 बाइट्स बाय डिफॉल्ट हेडर का लेंथ, और बाकी आपका पेलोड हो सकता है। लेकिन कल भी ये बताया था कि ये नहीं है कि 65,000 का, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी 65,000 है, तो बस ये 65,000 के पैकेट नीचे भेजे, डेट द मैक्सिमम। इसको कहते हैं एमएसएस, इसको कहते हैं एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। इसका मतलब ये है कि ये इस लेंथ तक जा सकता है, लेकिन इसने देखना है कि नीचे की टेक्नोलॉजी क्या सपोर्ट करती है। अगर नीचे की टेक्नोलॉजी 1500 बाइट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 65,000 तुम बदमाश हो तो तुम बदमाशी करो, नो, तुमने नीचे की टेक्नोलॉजी
जो इसलिए हमने, अगर आपको याद हो, हमने मैक लेयर को, डेटा लिंक लेयर को 2 में तोड़ा। तो मैक बताता है लिंक लेयर्स को कि जनाब ये हार्डवेयर 1500 बाइट से ज्यादा का नहीं बर्दाश्त करता, तो फिर उसको कहते हैं एमटीयू, कल भी बताया था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो उसके मुताबिक वो फिर एमएसएस को कंट्रोल करता है कि तुम्हारे कंट्रोल पावर ये है, दैट्स ग्रेट, लेकिन नीचे एमएसएस तुम्हारा ये, एमटीयू ये दोगे, और वो ओबे करेगा। कुछ बात समझ आ रही? क्लियर है? इसी तरह फायदा क्या हुआ, जो ही नीचे की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, एमएसएस बड़ा है, वो अपना एमटीयू बढ़ा देता है। मिसाल तो जंबो फ्रेम्स है, जंबो फ्रेम का मतलब वो 1500 बाइट्स की लिमिट नहीं मानते। मिसाल तो दैट इज ऑन द गीगाबिट पोर्ट्स, gigabit port is big, 1500 बाइट इज नॉट द लिमिट, यू मे सेंड मोर बिकॉज यू हैव, पीछे जगह तो है ना, एमएसएस तो बड़ा है। बात समझ आ गई? ओके। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला वर्ड आखिर में एक्सप्लेन करता हूं, वर्ड 2 और वर्ड 3 पे आ जाता हूं। अगर ऊपर की लेयर से ज्यादा बाइट्स आ रहे हैं और नीचे वाला हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगी फिर? नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर ऊपर की लेयर यानी नेटवर्क लेयर, वो तो उसका तो एमएसएस बड़ा है, नीचे जो हार्डवेयर है उसका एमटीयू कम है, तो क्या कोई सेगमेंटेशन होगी? नहीं। ऊपर की लेयर को आपने मजबूर कर दिया कि तुम्हारी एमएसएस जो भी है, आई डोंट केयर, मुझे तुमने 1500 बाइट देना है मैक्सिमम। तो उस एमएसएस से वो 1000 बाइट निकाल के भी दे सकता है, 1200 बाइट भी निकाल के दे सकता है, 1300 भी दे सकता है, 1500 भी दे सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। दैट द रीजन नो सेगमेंटेशन एट दिस पॉइंट। इज क्लियर? तो फिर बाकी बाइट्स के साथ क्या होगा? अगले में जाएंगे। जैसे देखे ना, क्वेश्चन ये पूछा कि बाकी बाइट से क्या होगा। अब ईद के दिन है और गाड़ियों का आपको पता है कि मिसाल के तौर पे आप बस में जा रहे हैं, मैक्सिमम साइज उसका क्या है, 55 सीटर है फॉर एग्जांपल, लोग तो 5000 खड़े हैं। क्या होगा, पहली गाड़ी में 55 बैठ जाएंगे, गाड़ी गई, अगली गाड़ी में फिर 55 बैठ जाएंगे, गाड़ी गई, अगली में फिर 55 बैठ जाएंगे, गाड़ी गई। तो इसका तो ये मतलब तो नहीं है कि वो जाया हो गए हैं, क्योंकि ये तो नहीं कि ये आखिरी आखिरी फ्रेम है, नहीं, आगे आते जाएंगे, तो इस मैसेज से वो देता जाएगा और बात चलती जाएगी। क्यों मैडम? ठीक है, समझ आ ओके, गई। ओके जी। तो यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब मैं आता हूं टाइम टू लिव, ठीक है ना। और मैं आपसे पूछता रहा, मिसाल के तौर पे अगर ये देखे, मैंने कहा इसका यूनिट क्या है, टोटल लेंथ का बाइट्स। मैंने कहा इंटरनेट हेडर लेंथ का यूनिट क्या है, वर्ड, आपने बता दिया। मैंने कहा कि ये क्या है, वर्जन का क्या यूनिट है, आपने कहा ये नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, नंबर है। अगर मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूं कि अगर ये टाइम टू लिव है, एक्सपर्ट साहब, अदरवाइज हमारी ग्रेजुएट जो है वो मौजूद है लेकिन जवाब नहीं देती, आई डोंट नो द रीजन, कि वो हमें बताए कि अगर ये टाइम टू लिव है, हर चीज का या तो यूनिट होगा या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, टाइम टू लिव है, तो इसका यूनिट क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी जेंटलमैन। तो हमारे हमारे लोकल एक्सपर्ट ने कहा कि सेकेंड। तो हमारी ग्रेजुएट क्या कहती है? जी हरीम, क्या क्या ख्याल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? ये स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि जी यूनिट भी तो बताओ। तो मैंने कहा मैं भी अपने एक्सपर्ट से, अपनी ग्रेजुएट से पूछता हूं कि व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी व्हिच इज टाइम टू लिव। आर यू हियर? चलें, इफ शी इज नॉट हियर, मे आई आस्क फ्रॉम फातिमा? सर सेकंड ही होगा। फातिमा का भी ख्याल सेकंड है। व्हाट अबाउट तहरीम? तहरीम है ही नहीं, नहीं है कि नहीं? सीम्स लाइक नहीं, नहीं। ओके, व्हाट अबाउट यू समी?
तो चलें, समी का भी जवाब नहीं आ रहा, हरीम का भी जवाब नहीं आ रहा, हमें जरवा है कि वो भी हमें लीव कर गई हुई है। जरवा भी नहीं। ओके, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये हॉप्स में मैयर होगा। किसमें? हॉप्स। हाँ, तो हमें सबसे जूनियर ने जवाब दिया कि ये टाइम सेकंड्स में नहीं है, दे आर द नंबर ऑफ हॉप्स। हमारी जूनियर, सबसे जूनियर जो फोर्थ सेमेस्टर में है, उसने जवाब दिया कि दे आर द नंबर ऑफ हॉप्स, दिस इज नॉट द टाइम। गलत लिखा गया हुआ है, लेकिन जो लिखा गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टाइम टू लिव इज नॉट द सेकंड्स, इट इज द नंबर ऑफ हॉप्स। और ये 8 बिट का है, इसलिए द वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to 255, 0 to 255। बात समझ आ गई? तो नंबर है, इसका सेकंड्स नहीं है। तो ये आपसे पूछना था ना कि भाई टाइम टू लिव अगर इस तरह वर्जन का भी एक नंबर है, तो आपका सवाल, मुझे जवाब ये आना चाहिए था कि दिस इज द नंबर, इट डजंट हैव अ यूनिट, इट इज नॉट सेकंड, इट इज नॉट मिली सेकंड, इट इज नॉट माइक्रो सेकंड। गॉट इट? अभी बताता क्या है, फायदा क्या है, क्यों इसको रखा गया? द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द आंसर इज, इसको मैं रब कर देता हूं। जी, तो रब होने के बाद वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अगर एक पैकेट नेटवर्क में इंटर हो जाए फॉर एनी रीजन, चाहे वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है या उसकी कोई एक बिट एड्रेस में मिसाल के तौर पे फ्लिप कर गई है, तो वो तो इस नेटवर्क पे, इस इंटरनेट पे फॉरएवर रहेगा, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। ऐसा ही होगा ना? एक पैकेट आपने डाल दिया इंटरनेट पे, और लेट करें कि वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, रिज्यूम कर लो, तो वो लाजमी तौर पे एक राउटर से दूसरे पे जाएगा, दूसरा कहेगा मेरे पास नहीं है, अगले को भेजता हूं, उसको दे देगा, और यूं ये पैकेट फॉर एवर नेटवर्क में ही सर्कुलेट करता रहेगा। और अगर ऐसे हर रोज 10 पैकेट भी बनते जाए, कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, और अगर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, तो एवरी डिवाइस इज सेंडिंग बिलियंस ऑफ पैकेट्स, तो इट इज बिकम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैकेट्स आर एवरी डे एडेड टू द नेटवर्क। ऐसा ही है ना? तो अगर उनमें से हर रोज 10-10 पैकेट, 10 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन अगर मैं 10-10 पैकेट भी कहूं कि इस किस्म के आ रहे हैं, तो पहले दिन 10 होंगे, अगले दिन 20 होंगे, अगले दिन 30 होंगे, एंड सो ऑन। दिस नंबर विल बिकम सो बिग दैट नेटवर्क विल चोक। अच्छी ट्रैफिक के लिए जगह ही नहीं होगी, और ये बुरी ट्रैफिक, अच्छी ट्रैफिक तो आहिस्ता आहिस्ता डेस्टिनेशन तक जाती जाएगी, खत्म होती जाएगी, लेकिन बुरी ट्रैफिक तो फॉरएवर नेटवर्क का जेवर बन जाएगी। दिस इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए हम ये फील्ड 8 बिट की इस्तेमाल करते हैं टू टेल दी नेटवर्क कि जनाब इसको, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे 10 रख दिया है, इसका मतलब 10 पहले हॉप पे आएगा। मिसाल तौर पे ये सोर्स है, इसने, चले मैं वैल्यू जरा छोटी कर लेता हूं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। मैं इस नंबर को 3 कर देता हूं, मैं इस नंबर को लेडीज एंड जेंटलमैन 3 कर देता हूं। तो यहां पे इसकी वैल्यू आपने 3 रख दी, ये पहले राउटर पे आएगा, वो इसकी वैल्यू 1 डिक्रीमेंट कर देगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीमेंट तो समझते हैं ना, 2 हो जाएगी एजाज ये, और इसको वो इसके डेस्टिनेशन का एड्रेस देखकर इसको आगे भेज देगा। लेट करेंगे जी, इसके बाद ये इस राउटर पे आ गया, राउटर 2 पे, राउटर 2 पे वो इसकी इस टीटीएल वैल्यू, इसको शॉर्ट में टीटीएल कहते हैं, टाइम टू लिव को टीटीएल वैल्यू को 1 कर देगा, और इसको प्रोसेस करके अगली नोड की तरफ भेज देगा। अगली नोड पे जब पहुंचेगा,
विच इज राउटर नंबर 3, वो इसकी इस वैल्यू को 0 कर देगा। जो ये वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब इसको आगे भेजने की जरूरत नहीं है, इसको बस सिंपली ड्रॉप कर दो। दैट इज द फंक्शन ऑफ द टीटीएल। क्लियर हो गया? इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं यहां पे मिसाल के तौर पे देखिए, यहां पे आपको टीटीएल 50 नजर आ रहा था, दैट वाज टाइम टू लिव। ठीक, देन इज द नेक्स्ट फील्ड इज द प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज लेकिन अगर वो पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर इतने हॉप से पास होना पड़े, और फिर तो ये तो क्या, यानी फिर तो डेस्टिनेशन तक वो पहुंच रहा है ना, यानी उसको डिस्ट्रॉय पैकेट को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये किया गया है कि जी अगर अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? द आंसर इज कि अगर उसकी डेस्टिनेशन है ही गलत, आपने जानबूझ के, अगर मतलब मिसाल तौर पे नेटवर्क ने नहीं किया, अनीस ने ये काम किया, जानबूझ के उसको एक ऐसा एड्रेस दिया जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो है ही सिस्टम कौन सा है, बेस्ट एफर्ट, कनेक्शन लेस, ये तो नेटवर्क पे डाल देगा। क्योंकि जब तक वो अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचेगा वो घूमता रहेगा, और वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। जब कभी भी नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि इट इज वेस्टिंग माई बैंडविड्थ, इट माइट चोक maybe in a few minutes my whole network, my whole internet. So it is not desired. हमें पता है कि एक खास नंबर तक, जैसे अभी कल हम देख रहे थे कि हम 14 हॉप पे इवन अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो हमें बड़ी वैल्यू रखने की, हमें हजारों में वैल्यू रखने की, या जैसे यहाँ पे आपको नजर आया 255 इवन एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन दैट इज द मैक्सिमम 1000। इसका मतलब है कि 1000 वाले अगर किसी ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम बात ही कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई पैकेट, और इसको एक और पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग, कि आप टीटीएल की वैल्यू 1 लगा दें, टीटीएल की वैल्यू 1 लगा दें, क्या होगा, आपका जो राउटर है, आपकी कंपनी का जो राउटर है, जो वहां पे जो आपका पैकेट पहुंचेगा वो उसको 0 कर देगा, 0 करेगा तो वहीं उसको ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब आपकी ट्रैफिक कभी भी बाहर नहीं जाएगी। सिक्योरिटी का एक अच्छा तरीका है कि आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रैफिक बाहर जा सके, तो आप उसमें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे जी, व्हेन एवर इट विल बी डन द टीटीएल वैल्यू बी 1, बस इट विल नेवर गो आउट ऑफ योर पेरीमीटर। बात समझ आ गई? लेकिन मकसद इसका ये था कि गलत ट्रैफिक फॉरएवर नेटवर्क पे ना आए, और वो नहीं रहती, मैक्सिमम 255। ठीक है, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लगा लेते हैं। इफ आई गो टू हियर VM and if I open for example Ubuntu and start it, power on, जी, तो इस यहां पे मैं पासवर्ड देता हूं Ubuntu को, मार्क गया गुड, जस्ट टू प्रूव कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब पैकेट भेजता है तो टीटीएल की वैल्यू लगाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ से टर्मिनल उठाता हूँ, और टर्मिनल पे लिखता हूँ वही आपकी कमांड पिंग www डॉट फॉर एग्जाम्पल cisco.com एंड इंटर। तो देख लो कि टीटीएल की वैल्यू क्या है,
तो बताएगा मुझे टीटीएल की वैल्यू क्या है? 128, इसके बाद 7 बिट्स, टोटल 8 बिट है ना, तो 1 and all zeros. So TTL value here it is 128 by Linux. तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मुख्तलिफ लेता है। जैसे अभी आपने देखा इन केस ऑफ योर विंडोज वो डिफरेंट लेता है, लेकिन मैक्सिमम इज 255, मैक्सिमम इज 255। वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद अगला फील्ड है प्रोटोकॉल। क्या है प्रोटोकॉल? क्या है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपको पता है कि इस लेयर के जो आप अभी पढ़ रहे हैं विच इज द नेटवर्क लेयर, जिस लेयर को आप पढ़ रहे हैं विच इज द नेटवर्क लेयर, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी आपने बार बार हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर, इस नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक प्रोटोकॉल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम अगले उसमें क्लासेस में पढ़ेंगे कि यहाँ पे टीसीपी भी हो सकता है, यहाँ पे यूडीपी भी हो सकता है, और कल कोई और प्रोटोकॉल भी आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जब नेटवर्क लेयर ये अपना इसको एक पैकेट आता है, इसको कैसे पता चलेगा कि क्या मैं इसको IPv4 को दूं, सॉरी टीसीपी को दूं या यूडीपी को दूं? नहीं पता होगा ना। और अगर मिसाल के तौर पे वो पैकेट यूडीपी के लिए था और मैंने टीसीपी के हवाले कर दिया, क्या इफेक्ट होगा? इट इज गार्बेज फॉर टीसीपी। टीसीपी की चीज को यूडीपी नहीं समझता, यूडीपी की चीज को, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन लिखी डीन के लिए, तो चेयरमैन के पास आई और उसने उसको अकाउंट भेज दिया। तो जो काम डीन ने करना है, अगर वो उसके पास चली गई अकाउंट के पास, तो अकाउंट वाले देख के उसको कहेंगे पता नहीं ये तो हमारे लिए गार्बेज है, ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमें तो कहा जा रहा है कि ग्रेड चेंज करो। तो ग्रेड तो हम नहीं चेंज कर सकते अकाउंट वाले, उनके लिए वो एप्लीकेशन क्या बन जाएगी? गार्बेज। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखें कि जी ये मेरी एप्लीकेशन चेयरमैन साहब आप डीन को भेज दें, ये डीन इसको प्रोसेस करेगा। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए जरूरी है कि हम प्रोटोकॉल में ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रोटोकॉल अप है। नहीं मेरी बात समझ आ रही एहसास? नहीं समझ आई? एक बार फिर बताते हैं। देखिए ना, मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट पे एक प्रोटोकॉल का होना है ही नहीं, दो तो मिनिमम है, टीसीपी और यूडीपी, कल और कोई बिल्कुल हो सकता है। तो अगर एक पैकेट फिजिकल लेयर से आया, डेटा लिंक पे आया और डेटा लिंक ने नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया, इसने अपना हेडर, अपने इस हेडर के मुताबिक उसको रीड किया, गुड। लेकिन जब इसने लाजमी तौर पर ऊपर तो देना है, किसको दे? इसको दे या इसको दे? लाजमी तौर पर कंफ्यूज होगा। हो सकता है कि वो पैकेट नीचे से दूसरे डिवाइस ने, टीसीपी वाले ने दिया हो, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि टीसीपी उसको समझेगा। अगर दूसरे एंड से यूडीपी से आया तो यूडीपी समझेगा। तो इसके पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन इसको कहां से मिलती है? इस प्रोटोकॉल वैल्यू से। बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं। अगला टर्म है हेडर चेकसम। पहले चेकसम समझाता हूं, फिर हेडर चेकसम समझाता हूं। चेकसम का मतलब ये होता है, जिस तरह का आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है कि चेकसम इज ए सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर एरर डिटेक्शन। अब अगर ये एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेकिन ये किसका एरर डिटेक्शन करेगा? सिर्फ हेडर की। बाकी इसके नीचे जो डेटा है, जैसे मैंने बताया कि एक तरफ हेडर होता है और साथ उसके पेलोड होता है, तो इसका इस पेलोड का चेकसम नहीं कर रहा।
ये सिर्फ हेडर का चेकसम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें ये सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी फील्ड मिसाल तो पे यहाँ पे 4 की बजाय 5 हो जाता है, तो क्या ये पैकेट अंडरस्टैंडेबल होगा? नहीं, क्योंकि 5 वर्जन 5 तो कोई है ही नहीं। अगर ये 4 से 3 हो जाता है तो 3 तो कोई है नहीं। अगर इवन आपका टोटल लेंथ लेट करें कि 50,000 था, आपको पता है एक बिट चेंज होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हो सकता है 50,000 से 30,000 पे आ जाए, तो फिर तो आपके नीचे जो डिवाइसेस हैं वो समझेगी कि भाई 20 बाइट का हेडर है और 28,000 का फॉर एग्जांपल पेलोड है, जबकि असल में तो वो कुछ और वैल्यू थी। इसके मतलब पूरा का पूरा निजाम ही बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हर हॉप के ऊपर आप चेक करें कि जो पिछले में से हेडर आया था क्या ये वही हेडर है या बदल चुका है। अगर बदल चुका है तो ये पैकेट अब आगे भेजने का नहीं है। ये भी हो सकता है कि सोर्स का एड्रेस बदल जाए। बिट है ना, सोर्स एड्रेस क्या है? 32 बिट्स, कोई भी बिट फ्लिप हो सकती है। तो अगर सोर्स की बिट फ्लिप हो गई तो जवाब वापस किसको भेजेंगे? किसी को भी नहीं भेज सकेंगे। बेहतर है कि उसको ड्रॉप कर दो। डेस्टिनेशन का एड्रेस बदल जाए तो किसको मैं दूं? पता ही अब नहीं है, तो बेहतर है उसको ड्रॉप कर दो। इसलिए आप हर एक नोड के ऊपर ये एरर डिटेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? माशाल्लाह 8 से 9 हो गया। जरबा हैज जॉइंड अस। जी जरबा, समझ आ रही है? यस सर। तो चेकसम किस लिए इस्तेमाल होता है? एरर डिटेक्शन। और किसका एरर डिटेक्शन? सिर्फ हेडर का, क्योंकि हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारी फील्ड्स एक स्पेसिफिक मीनिंग रखती हैं। अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसका मतलब है बहुत बड़ी गलती। ठीक है, क्लियर है? चेकसम भी, जैसे अगर आपको याद हो मैंने जब लेयर 2 पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं क्या FCS पढ़ाया था, फ्रेम चेक सीक्वेंस। वो भी चेक, वो डेटा पूरे डेटा के लिए था। वहां पे मैंने कहा था CRC इस्तेमाल होता है, यहां पे CRC नहीं इस्तेमाल हो रहा क्योंकि CRC हैवी है। इसलिए हर एक नोड पे इसको इंप्लीमेंट करना विल मेक द थिंग्स लिटिल स्लो। इसलिए आप आसान वाला मेथड उठाते हो। चेकसम इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, लेकिन नॉट वेरी एक्यूरेट, नॉट वेरी एक्यूरेट। तो मुझे हमेशा स्टूडेंट कहते हैं क्यों फिर, जब इतना आप खुद ही मान रहे हो कि ज्यादा एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मेरा जवाब ये होता है कि मिसाल के तौर पे लेट करें आप GHQ में इंटर होते हैं तो मुझे बताया गया कि उनकी पहली ही लाइन के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की चेकिंग होती है। आपको भी चेक किया जाता है और अंदर जिसके आप कहते हैं कि मैंने उसके पास जाना है उसको भी बताया जाता है कि जी ये मिस्टर एक्स आया हुआ है, आपसे मिलना चाह रहा है, क्या आपने कोई टाइम दिया हुआ है, इसको किसी पर्पज वाइज बुलाया हुआ है। तो पहली लेयर के ऊपर इसका मतलब है बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई है। अगर यहाँ चेकिंग हो गई है तो चांस ये है कि गलत बंदा अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर आगे आगे अगर सिर्फ लोग उसको देखते रहें तो डेट मोर देन एनफ कि अंदर जाके कोई गलत काम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ भी नीचे की लेयर पे आपने CRC ने हैवी चेक कर लिया है, एरर के चांसेस आप कम हैं, लेकिन फिर भी हर एक लेयर के ऊपर की लेयर पे आप ये देख लेते हो कि अगर अभी कोई गलती तो नहीं हो गई, नीचे की लेयर से कोई गलती तो नहीं हो गई। तो वहां पे आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है कि आप हर वक्त उसको रोको, रुको मिस्टर, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सबर करो, मैं फोन करता हूँ कर्नल साहब को कि जी आपके इसको अंदर छोड़ो, आपके पास आने दूंगे ना आने दूं। कहते हैं नहीं बस ठीक है, ज्यादा से ज्यादा से पूछ लेता है जी किधर जा रहे हैं, जी फलाने साहब के पास जा रहा हूँ, अच्छा जाएं। ठीक है ना, क्लियर हो गया?
व्हाट इज द जॉब ऑफ द हेडर चेकसम। फिर इसके बाद दो बड़ी आसान फील्ड्स हैं, दो बहुत ही आसान फील्ड्स हैं। क्या है दो आसान फील्ड? एक है सोर्स का IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का, और एक है डेस्टिनेशन का 32 बिट का एड्रेस जो कि आपने अपेंड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा IP एड्रेस इस वक्त क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा IP एड्रेस है इफ आई डू IP config/all, तो यू विल फाइंड दैट मेरा IP एड्रेस है दिस वन 10.137.16.14। क्या है मेरा IP एड्रेस? 10.137.16.14। और अगर मैं बात करना चाहता हूं ping.www.netacad से netacad.com, तो उसका IP एड्रेस है 23.10.234.225। तो इसका मतलब है कि सोर्स में मैं ये एड्रेस ऐड कर दूंगा 10.137.16.14. this will be written here, source address. Destination में क्या लिखूंगा? Destination is netacad.com. Yes. What is the IP address of this machine? The address of this machine is 23.10.234.225. कुछ बात समझ आ रही? एजाज ये समझ आई? ठीक जी जी अनीस दोबारा बताओ। क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट दी अदर्स विच आर ऑनलाइन? जरवा, सवेरा, समी, नूरुल हक इज लोकल, सुलेमान, मुबीन, खिजर, फातिमा। जी, does it make sense? Is it clear? All the fields are clear or not? सर ECN रिपीट कर दें। Okay. The question has been asked ECN. Okay, सलेमान का भी ये क्वेश्चन है और probably जरवा का भी ये क्वेश्चन है। Answer is ECN stand for explicit congestion notification. किसको? पूरी ये पहली फील्ड दोबारा बता दो। अच्छा, थोड़ी सी हद तक यहां से भी बता देता हूं कि क्या है एंड देन कम बैक जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको। सबसे पहले वर्जन, क्या बताओगे? क्या ये वर्जन 4 है या ये वर्जन 6 है? क्योंकि हम वर्जन 4 को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? 0100। फिर मैंने बताया कि डिफरेंशिएटेड सर्विस में क्या होगा? डिफरेंशिएटेड सर्विस में दो चीजें होंगी। एक, इसको कंप्लीट फील्ड को DS कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सर्विस। और डिफरेंशिएटेड सर्विस को दो फील्ड में ब्रेक किया गया है। एक DSCP यानी डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट 6 बिट्स का, लेकिन ये किस पर्पस के लिए? मैंने बताया प्रायोरिटी देने के लिए। और प्रायोरिटीज देने को नेटवर्क की जुबान में क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आपका यूज्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस 6 बिट्स, 8 में से 6 बिट्स। 2 बिट्स का काम है, वो है जो हमारा जरवा का और एक और स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था कि ECN एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कंजेशन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि कंजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी मशीन का बफर, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, चाहे जितना बड़ा है लेकिन फाइनाइट है, तो अगर उसमें पैकेट्स आ रहे हैं और जो पैकेट जा रहे हैं
वो इक्वल नहीं है। मेरे इक्वल का मतलब ये है कि यहाँ पे लेस आउट है और इन ज्यादा है, इन ज्यादा है, मोर है। तो लाजमी तौर पे एक वक्त आएगा कि ये बफर फुल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बकेट की एग्जांपल दी। कुछ देर के बाद ये बफर जब फुल हो जाएगा तो और जो पैकेट्स आएंगे, क्योंकि इट इज ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, तो जो कम तो कर रहा है लेकिन आगे उसके लिए स्पेस नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल बी सिंपली ड्रॉप। डेफिनेटली नेटवर्क ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? सिंपल ये है कि अगर एक पैकेट लेट करें वो 20 हॉप्स का रास्ता तय करके मेरे पास पहुंचा है और मैं उसको अभी गिरा रहा हूं, तो लाजमी तौर पे जो 20 हॉप्स में उसने जो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, जो बैंडविड्थ इस्तेमाल की है, जो प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल की है, इट्स ऑल वेस्टेड। तो इसलिए वी आर नेवर हैप्पी। और फिर वही पैकेट दोबारा मांगा जाएगा क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो तो आगे नहीं गया, तो दोबारा रिट्रांसमिशन होगी। इसका मतलब डबल द रिसोर्सेज यूज्ड। इसलिए वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि ये एक नोटिफिकेशन कर दे कि जनाब मैं फेल हो रहा हूं, मैं बड़ा करीब हूं, बस मुझे और अब एक ही रास्ता है कि आप मुझे, क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं अपना आउट ज्यादा करूं फॉर सम रीजन, मे बी आगे बैंडविड्थ कम है। तो अगर मिसाल दो बैंडविड्थ 10 मेगाबिट पर सेकंड है तो मैं उसमें 100 मेगाबिट पर सेकंड तो नहीं डाल सकता। तो ये है कि मुझे पीछे से कम पैकेट्स दो, बाइट्स दो। इसका तरीका क्या कि जनाब जो पैकेट आगे जा रहा है उनमें मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि जी आप अपने सोर्सेस को बता दो कि वो स्लो हो जाए, मैं अपनी पीक के बड़े करीब हूं। तो इस तरह वो जब डेस्टिनेशन को पता चलेगा, डेस्टिनेशन वापस सोर्स को बता देगा कि जेंटलमैन आपका पैकेट तो मुझे मिल गए हैं, खुशी की बात है, एक्नॉलेज हो गया, लेकिन स्लो हो जाओ। क्यों? रास्ते में कहीं कंजेशन। तो दैट द जॉब ऑफ द एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल। फिर आपने पूछा, नहीं पूछा लेकिन मैं बता रहा हूं कि चेकसम यूज करें। किसके लिए? सिर्फ हेडर के लिए, क्योंकि हेडर डेटा से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर डेटा खराब भी हो जाए तो बाजू का एक्सेप्टेबल होता है। मिसाल तो वॉइस है, वॉइस में अगर एक तो क्या मल्टीपल फ्रेम भी करप्ट हो जाए, स्टिल इट इज अंडरस्टैंडेबल। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक आध वर्ड बीच में खा दिया जाएगा, फिर भी हम कहते हैं खदे, मसला नहीं है। इवन वीडियो में एक से ज्यादा फ्रेम भी गिर जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, कुछ फ्लिकर्स आ जाएंगे स्क्रीन पे, डजंट मैटर। लेकिन अगर हेडर में गलती आ गई, मतलब everything is gone. That's the reason you check your header for corruption. If there is any corruption, it may be dropped. ठीक। फिर आपने कहा कि जी प्रोटोकॉल कैसे पता चलेगा कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है? मैंने आपको एग्जांपल दी, इट मे बी टीसीपी, इट मे बी यूडीपी, इट मे बी आईसीएमपी। So based upon a number, it will be given to the proper protocol. ठीक है। फिर मैंने कहा कि सोर्स का एड्रेस होना जरूरी है क्योंकि जवाब आना है उसको। फिर मैंने कहा डेस्टिनेशन का एड्रेस होना जरूरी है क्योंकि उसको पहुंचाना है। तो दीज आर दी मेजर फील्ड्स जो कि यहाँ पे बताई गई, लेकिन मैंने मेजर के साथ बात नहीं की, मैंने सारी फील्ड्स को एक्सप्लेन किया। अब कहें कौन सी फील्ड एक्सप्लेन करूँ? तो मैंने वर्जन बता दिया, उसके बाद मैंने इंटरनेट हेडर लेंथ, मैंने कहा ये क्योंकि 5 इसके 4 बिट्स है, 4 बिट कम है 0 to 50, लेकिन आपका तो हेडर का लेंथ इससे ज्यादा है, मिनिमम 20 है। तो मैंने कहा फिर इसको बाइट्स में ना लो, वर्ड्स में ले लो, और हर वर्ड 4 बाइट्स का, हर वर्ड 4 बाइट्स का। इसलिए यहाँ पे ऑलवेज यू विल फाइंड कि 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 वर्ड्स है। 5 वर्ड का मतलब ऑटोमेटिकली 20 बाइट्स है। फिर ये मैंने अभी एक्सप्लेन दोबारा भी कर दिया कि डीएस का क्या मतलब है, डिफरेंशिएटेड सर्विस का क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब है। फिर अगर आपने कहा टोटल लेंथ अनीस, तो टोटल लेंथ में जो यहां से हेडर का लेंथ है वो यहां लिखो, और जितना आपके आगे पे लोड है वो यहां लिख दो, ताकि अगली हॉप पे जब पहुंचे तो उसको पता हो, क्योंकि हेडर आपका लेंथ फिक्स नहीं है, तो उसको हेडर लेंथ से वो ये पता कर लेगा कि कहां तक मेरी हेडर पढ़ना है, और टोटल लेंथ में से हेडर लेंथ निकाल के उसको पता होगा कि इतना आगे इसका पे लोड है, मुझे इसको रीड करना है। इसका मतलब हम अगली नोट के लिए जिंदगी आसान करते हैं।
क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? और ये क्यों नहीं पढ़ा सेकंड वर्ड, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंट ऑफसेट? वो हमने कहा कि आप खुद पढ़ लोगे ना। क्वेश्चन ये कि सेकंड वर्ड क्यों नहीं पढ़ा। तो अभी अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेकंड वर्ड पे ही जा रहा हूं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं? फातिमा, इज इट क्लियर? खिजर, सुलेमान, हमें शायद हमारे स्टूडेंट फ्रॉम एम साइंसेस उसने हमें लीव कर दिया है, लेकिन मे बी इंटरनेट का मसला हो, कुछ भी हो, लेकिन कोशिश किया करें कि लीव ना करें। तो जेंटलमैन, अब हम आते हैं वर्ड 2 पे। वर्ड 2 पे, वर्ड 2 में सबसे पहले जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है फ्लैग्स। वो है फ्लैग्स। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये फ्लैग का बिट 3 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 3 बिट्स। आपका आइडेंटिफिकेशन का 2 बाइट्स आपको नजर आ रहा है, यानी 16 बिट्स। आपका फ्रेम सेगमेंट लाजमी तौर पे टोटल जो है वो 32 है, तो यू कैन थिंक अबाउट 13 + 3 16, 16 + 16 32, योर वर्ड 2। ठीक होगी? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मिसाल के तौर पे ये आपका राउटर कनेक्टेड है विद एन ईथरनेट लिंक, ईथरनेट to a device, to a PC, and then your router 1 is connected with a WAN link to another router, for example router 2. अब क्या होगा, अगर अगर ये नॉर्मल आप कैलकुलेट करें फास्ट इंटरनेट है और आपका MTU जो है वो 1500 बाइट्स है, यहां पे अगर आपका MTU 500 बाइट्स है, तो लाजमी तौर पे इस पीसी को ये नहीं पता, इस तक उसको पता है कि मैं इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड हूं अगले हॉप्स के साथ, लेकिन उसको इसके आगे नहीं पता कि आगे ऑप्टिकल है, आगे पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, आगे फ्रेम रिले है, आगे ATM है। सॉरी, उसको कुछ नहीं पता, नहीं पता हो सकता। यही नहीं पता कि किस किस हॉप से मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, तो मुझे ये क्या पता हो सकता है कि वहां कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1500 बाइट्स यहां से आते हैं, तो ये 1500 बाइट्स यहां पे जा नहीं सकते। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको दी थी कि आप यहां से एक बस के जरिए यहां पहुंचते हैं, तो इसका मतलब आप 5 लेट करेंगे, आप 55 सीटर बस में यहां पे आए, जब यहां पहुंचे तो पता चला आगे तो कार्स हैं, बस है ही नहीं, और कार जो है वो 5 से ज्यादा लोग नहीं ले जा सकती। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 55 लोगों को 5 बंदों की सीटों पे डंप कर दें। वो सामान तो नहीं है ना, कार में इतनी जान है कि वो 55 लोगों को बिठा सके। तो क्या हल है? हल ये है कि आप इस 55 लोगों को छोटे पीसेस में ड्रॉप कर बना देंगे, जिसको कल मैंने बताया था फ्रेगमेंट्स। याद आ रहा है? फ्रेगमेंट्स, कि आप इसको, जैसे इस केस में अगर 1500 बाइट्स हैं और यहां 500 बाइट की इजाजत है, तो शॉर्ट में कह सकता हूं कि आप 500 के 3 बना लें। लेकिन लाजमी नहीं, आप ये भी कर सकते हैं कोई 300 का बनाए, कोई 200 का बनाए, कोई 400 का बनाए, लेकिन 500 से ऊपर इजाजत नहीं है। ऐसा ही है ना? इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपका जो वर्ड 2 है, ये इस चीज को डील करता है। आपका जो वर्ड 2 है वो इस चीज को डील करता है, क्योंकि रास्ते में डेफिनेटली
पॉसिबल है कि आपका फ्रेम्स, आपके पैकेट्स को रास्ते में तोड़ा जाए। जब तोड़ना है तो फिर जोड़ना भी है, लाजमी है, फिर उसको तोड़े हुए को जोड़ना भी मस्ट है। तो अनीस, सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यहां पे इसको तोड़ा गया, इस राउटर पे, राउटर 1 पे तोड़ा गया, और लाजमी तौर पे भी इसके आगे लेट करें कि कोई और लिंक है, उसके जरिए आप R3 पे पहुंचे, फिर R3 के साथ ज्यूम करें कि आपका डेस्टिनेशन पीसी डेस्टिनेशन है, जहां तक इस पैकेट नहीं, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि इस जो यहाँ पे का काम किया गया है, इस राउटर नंबर 1 पे, ग्रीन पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जोड़ू कहां जोड़ू इसको? राउटर ही जोड़ेगा, लेकिन कौन सा राउटर जोड़े? ये नोड जोड़े, कौन सी नोड इसको वापस कंबाइन करे? जो फ्रेगमेंट आपने किया, लाजमी तौर पे आपने लेट कर यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट्स कर दिए, हर एक 500 का। तो हमें नूरुल हक का कहना यह है, उसका ख्याल ये है कि राउटर 2 जो है वो इसको वापस असेंबल करेगा, जोड़ेगा। एजाज का क्या ख्याल है? एजाज का ख्याल है कि डेस्टिनेशन इसको जोड़ेगी। ऑनलाइन में कौन है जो कि मुझे जवाब दे सकता है? हरीम तो हमें जवाब नहीं देती, आई डोंट नो द रीजन, लेकिन वो मोस्टली जवाब नहीं देती। मोस्टली क्या, उसने आज एक जवाब भी नहीं दिया। तो सुलेमान का भी ख्याल है कि डेस्टिनेशन करेगी। तो चले हम मेजॉरिटी के साथ चले जाते हैं। अल्दो के मैं कहता होता हूं कि मेजॉरिटी के साथ क्लास में जो है वो, अल्लाह का शुक्र है कि जमहूरियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि क्लास में जमहूरियत नहीं है, वरना टेक्नोलॉजी का वो बुरा असर होता जैसे हमारे पाकिस्तान का है। तो यहाँ पे क्यों सोच की बात है ना, क्यों डेस्टिनेशन करेगी? इसलिए कि हो सकता है यहाँ पे आप इसको तोड़ो, जोड़ो आपके उसके मुताबिक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स हो इस पे तक पहुंचने के। डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल पाथ्स। तो अगर मल्टीपल पाथ्स हैं, लेट करें कि एक पाथ ग्रीन में मैं बना लेता हूं जो कि इस राउटर के जरिए, इस राउटर एक्स के जरिए इस तक पहुंचता है। हो सकता है ना? हो सकता है आपने 3 पीसेस बनाए, आपने एक पीस इधर चला गया और 2 पीस इधर आ गए, तो ये तो सारी जिंदगी बैठा रहेगा R2 कि भाई आए, कोई तीसरा आए कि मैं उनको जोड़ू। ऐसे ही है ना अनुराग? तो इसका मतलब वो तो सारी जिंदगी ये पैकेट कभी भी आगे नहीं भेजेगा क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा ही है ना? तो फिर क्या नुकसान होगा कि आपका पीसी के पास, लेट करें कि टोटल जो पैकेट्स हैं वो तो मिलियंस में होते हैं, मिलियंस ऑफ पैकेट उसके पास सही आ गए, एक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैसेज हाल्ट में है। इसलिए कोई अच्छा आइडिया नहीं कि दरमियानी नोड उसको, इंटरमीडिएट नोड उसको जोड़े। दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर ये जोड़े, हो सकता है अगले लिंक पे फिर उसको तोड़ना पड़ जाए। हो सकता है अगला लिंक फिर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और ये डायरेक्टली इसके साथ नहीं है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है और इस राउटर के साथ डेस्टिनेशन है, हो सकता है उसको फिर यहाँ पे तोड़ना पड़ जाए। तो बस हम तोड़ और जोड़ ही करते रहेंगे। व्हाई नॉट, बस एंड नोड के पास कंफर्म है कि चाहे वो इधर से पैकेट आया है चाहे इधर से आया है, फ्रेगमेंट वो मस्ट है कि वो एंड डिवाइस के पास पहुंचेगा। एंड डिवाइस के पास सबने पहुंचना है, और इंटरमीडिएट डिवाइस के पास कोई गारंटी नहीं है कि सब पहुंचेंगे। दैट द बेस्ट वे टू असेंबल देम बैक एट द डेस्टिनेशन। मेक सेंस? एग्रीइंग और नॉट? खैर जय, इधर से ही स्टार्ट करेंगे, हमें कोई वो नहीं है कि, लेकिन अगर हम क्लियर नहीं है तो फिर तो मकसद ही हल नहीं हुआ ना। ठीक है? तो क्योंकि समझ आ रही है कि अब ये पीसेस मुख्तलिफ रास्तों से आगे जाएंगे, तो अगली नोड के पास कोई गारंटी नहीं है कि सारे पीसेस आएंगे। तो अगर उसके बाद एक पीस भी नहीं आता तो ही विल बी वेटिंग कि जी इसके 10 पीस किए गए थे,
7 मेरे पास आ गए हैं, 8 मेरे पास आ गए हैं, 9 मेरे पास आ गए हैं, 10वां नहीं है, क्या करूं? वेट करूंगा, हो सकता है आ जाए, इस उम्मीद पे, और ये उम्मीद शायद कभी भी पूरी ना हो। तो दैट विल बी ए, मेरा बफर एसएमएफ में कितनी देर भरा पड़ा रहेगा, 9 सेगमेंट्स को जोड़ के बैठा रहूंगा, 10वीं की जगह नहीं है, 10वां आ ही नहीं रहा मेरे लिए। मेक सेंस? तो इसलिए द बेस्ट इज एट द डेस्टिनेशन, दैट द रीजन इट इज ऑलवेज डन एट द डेस्टिनेशन। गॉट इट? ओके। तो जेंटलमैन, हम आइडेंटिफिक इस, ये पहले ये तीन बिट एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर इन 2 को एक्सप्लेन कर देता हूं, 5 मिनट है, हो जाएगा। जेंटलमैन, ये 3 है, इनमें से पहला वाला बिट जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 है ना, पहला वाला बिट कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरे बिट का मतलब है कि डोंट फ्रैगमेंट। अगर इसको सोर्स ने 1 कर दिया, 1 का मतलब सेट कर दिया, इसका मतलब है कि मैं अगर राउटर को बता रहा हूं कि अगर मेरा पैकेट ले जा सकते हो तो ले जाओ, लेकिन इसको तोड़ना की इजाजत तुम्हें नहीं है। इसका मतलब ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं ले जा सकते हो ड्रॉप कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसको तोड़ने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे रहा। इसलिए मैंने आपके सामने ये निकाला, तो ये आपको दिखाया, मैंने बताया डीएफ का मतलब है डोंट फ्रैगमेंट। अगर आप इस सेकंड बिट को 1 कर देते हो, इसका मतलब है कि द फर्स्ट बिट इज ऑलवेज सेट टू 0। इसका मतलब कभी भी इसका कोई काम, बस आपने इसको 0 करना है। अगली बिट नंबर 2 बिट, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर आपने सेट कर दी यानी 1 कर दी, इसका मतलब आप उसको कह रहे हैं डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट, मत तोड़ो, ये मेरा फ्रेम है, ले जा सकते हो, है जान तो ले जाओ, नहीं है तो ड्रॉप कर दो, मगर तोड़ के मत भेजो, आपकी मर्जी। अगला क्या है? एमएफ, मोर फ्रैगमेंट्स। एमएफ का क्या मतलब है? मोर फ्रैगमेंट्स, फ्लैग है। अगर ये 1 कर दिया, अगर ये थर्ड बिट, जैसे मैंने कहा क्या होगा, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, पहला तो हमेशा 0, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर मैंने इसको 1 कर दिया, या ये 1 होगा या ये 0 होगा, सेकंड बिट। अगर 1 कर दिया तो इसका मतलब मैं उसे कह रहा हूं अगली नोड, जितनी भी अगली नोड्स हैं उनको कह रहा हूं इस फ्रेम को हाथ नहीं लगाना, इस सेगमेंट, इस पैकेट को हाथ नहीं लगाना, यू आर नॉट अलाउड टू सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड। लेकिन अगर 0 कर दिया, इसके मतलब मैंने उसको इजाजत दी यार किसी भी हालत में पहुंचाओ। क्लियर हो गया? फिर क्या है? अगली बिट फिर 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, 2 ही तो ऑप्शन हैं। तो अगर ये अगली बिट आपने 1 कर दी, इसका मतलब आप उसे कह रहे हो कि अभी फ्रेगमेंट खत्म नहीं हुए। मिसाल के तौर पे आपने 20 फ्रेगमेंट बनाए थे, उनमें से अभी तो ये 12वां फ्रेगमेंट है, इसके मतलब और फ्रेगमेंट आने हैं, वेट करो, इकट्ठा मत करो। मोर फ्रेगमेंट्स, कुछ बात समझ आ रही? पहला ना नए इस्तेमाल, बस 0 कर दो, सिंपल। अगले 2 बिट्स डोंट फ्रेगमेंट, इनके मतलब आप अलाउ कर रहे हो इधर फ्रेगमेंट और डोंट फ्रेगमेंट। अगला वेदर इट इज अ लास्ट फ्रेगमेंट, अगर ये लास्ट है इसका मतलब आप डेस्टिनेशन को बता रहे हो कि बस सारे आपको मिल चुके हैं, बस इतने ही हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट उसको तो नहीं पता कि इस डिवाइस ने इसको 4 फ्रेगमेंट में तोड़ा है या 40 फ्रेगमेंट में तोड़ा है, 4 में तोड़ा है या 40 में तोड़ा है। दैट इज द रीजन आप उसको बताओगे कि वेट करो और फ्रेगमेंट आ रहे हैं, या बस ये आखिरी था, इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है। देखिए इंजीनियरिंग कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, हर चीज का एक रीजन है, हम तो बस गुजारते हैं। वेरी बैड। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी क्या हुआ, स्क्रीन शेयर, ओके। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और
आइडेंटिफिकेशन चेक करूं के, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्योंकि 1 मिनट है, ब्रीफ सा बताता हूं और फिर इसी को कंटिन्यू करूंगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है लाजमी तौर पे आपने अगर एक बड़े पैकेट को छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा है तो क्या उनको एक आईडी नहीं दोगे? ये पहला है, क्योंकि अगर आईडी नहीं है तो फिर तो उसको 10 फ्रेगमेंट मिले, जिस तरह भी मिले वो इकट्ठा कर देगा। हो सकता है पहला फ्रेगमेंट आखिर में लग जाए, हो सकता है मिडिल वाला सबसे आप शुरू में लग जाए। तो इस तरह का जो कंबाइनिंग होगी उसे क्या कहेंगे हम? गार्बेज। उसको हम क्या कहेंगे? गार्बेज। देखिए ना, आप किससे मिलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो आप कहता है वालेकुम अस्सलाम। अब आपका केस में आपने मैसेज भेजा और दरमियान में आया अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, तो आप भी हैरान होंगे मुझे क्या कह रहा है, इसको सलाम मुझे शुरू में करना था, चंदे मैसेज गार्बेज हो गया वो। तो इसलिए आप उसको एक आइडेंटिफिकेशन दोगे, और ये आइडेंटिफिकेशन 16 बाइट्स का है, यानी दिस आइडेंटिफिकेशन कैन बी फ्रॉम 0 to 65,535, 65,535। आखिरी चीज शॉर्ट में करता हूं, फ्रेगमेंट ऑफसेट।